जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज। तो देखिए, अभी जो हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसेंटली जो यूपीएससी ने 2024 में जो मेंस के एग्जाम कंडक्ट कराए, तो उसी के भी हम मेनली क्वेश्चंस को डेली बेसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा जीएस 3 चल रहा है, ऑलरेडी जीएस 1 जीएस 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 8, जो कि जीएस में ही पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन, अगर आप बैकग्राउंड से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, टेररिस्ट से पूछा गया, यानी कि आतंकवाद के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। तो आतंकवाद कई बार मोस्टली क्या रहता है, न्यूज में रहता है, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ, फिर हम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुछ आंसर है, पॉइंट्स हैं, वो लिखे हैं मैंने, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही सही है। आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर आप आंसर लिखते हो, या आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक तरीके से फिर क्या होगा, जब आप अपने पॉइंट्स बताइएगा या कोई सजेशन होगा, तो इस तरीके से हमारी जो डिस्कशन होती है ना, डिस्कशन वो चलती रहेगी। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। किसके लिए, जो नए बच्चे है या जो न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं किसी भी एग्जाम की। जरूरी नहीं है कि हम यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो ये सिर्फ यूपीएससी में ही काम आएगा, नहीं। यहाँ पे आपको क्या रहेगा कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, तो उस किसी भी वनडे एग्जाम के लिए फिर क्या आएगा, आपके लिए काम में आएगा। देखिए बहुत सी मन में सवाल निकल के आते हैं जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है कि क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या थोड़ा सा रुक के करना चाहिए, कब करना चाहिए, सिलेबस के कैसे कंप्लीट करें, ऐसे बहुत से सवाल निकल के आते हैं। देखिए अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो अभी स्टार्ट करते ही आपको नहीं आंसर राइटिंग करनी है। आपका जब 40 से 50% जब सिलेबस हो जाए, तब आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे कि आपकी जो सिलेक्शंस का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तुरंत ही स्टार्ट नहीं करना होता है, तो मेनली आपको 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट करना होता है। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से कभी मत स्टार्ट करना। पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव करना। अगर आपने विदाउट एनसीईआरटी मूव किया है तो आप अपनी प्रिपरेशंस की मिस्टेक नहीं, ब्लंडर करने जा रहे हो। तो पहले एनसीईआरटी करना है, तब स्टैंडर्ड करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी का अल्टरनेटिव में बुक्स रिकमेंडेड करता हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो 11th और 12th के लिए आप एनसीईआरटी से अच्छा है कि आप टीआर और ओवी वी ओवी मतलब आप टीआर जैन, आप इन शॉर्ट समझिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप टीआर जैन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट विथ डाटा के साथ आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। 9th-10th की तो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो वो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो नार्को टेररिज्म है वो आज के टाइम पे किस तरीके के लिए कंट्री के लिए क्या बनता जा रहा है, खतरा बनता जा रहा है, और आपको सजेस्ट करना है कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, ये जो नार्को टेररिज्म है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है कि नार्को टेररिज्म किसे कहते हैं, बस क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से आज के टाइम पे ये एक सीरियस खतरा बन गया और इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बैकग्राउंड से डिस्कस मतलब एक ओवरव्यू जो होता है उसको डिस्कस करेंगे कि नार्को टेररिज्म क्या होता है, ये किस तरीके से आज के टाइम पे एक खतरा बन गया है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और एक करंट के बेस पे एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम नार्को टेररिज्म की बात करते हैं, ये एक हम ऐसे टर्म से यूज़ करते हैं जब ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग की जाती है, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं वो बेचे जाते हैं और उससे जो भी अर्निंग होती है, जो भी फंड मिलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो ये हमारा कहलाता है नार्को टेररिज्म। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करते हैं कि यदि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप पैसे के लिए क्या करता है, जो ड्रग्स होते हैं, इस ड्रग्स का
इलीगल तरीके से स्मगलिंग किया करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उसके वो क्या करते हैं, टेररिज्म पर्पस के लिए वेपन्स खरीदते हैं, ट्रेन मेंबर्स लेते हैं, यानी कि कैरी आउट अटैक करने के लिए जो भी वेपन्स होते हैं वो परचेस करते हैं। तो उनको जो फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है, वो जो फाइनेंशियल पैसे के रिगार्डिंग में जो प्रोवाइड कराते हैं, उनको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं, इलीगल तरीके से ड्रग्स बेच करके। तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहते हैं नार्को टेररिज्म। अब इन शॉर्ट वर्ड समझिए, नार्को टेररिज्म का मतलब होता है कि टेररिज्म के पर्पज से, यानी कि आतंकवाद की पर्पज के लिए अटैक करने के लिए जो वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके फंड, वो जो पैसे कलेक्ट करने के लिए जो इलीगल तरीके से ड्रग्स को जो ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग्स की जो ड्रग्स जो बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उससे जो पैसा अर्न होता है उसको हम कहते हैं नार्को टेररिज्म। फिर उससे पैसा मिलने के बाद वो क्या करते हैं, वेपन्स खरीदते हैं और वो उस पर अटैक करते हैं। तो ये आज के टाइम पे ये क्या है, अगर हम ड्रग्स और टेररिज्म की बात करते हैं तो दोनों क्या है, हार्मफुल है, दोनों हानिकारक है, इंडिविजुअल्स भी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नार्को टेररिज्म एक सीरियस खतरा कैसे बन गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडिंग फॉर टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ड्रग टैरिफिंग जो फाइनेंसेस है वो क्या करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, जो पैसे अर्न होते हैं ड्रग्स बेचने के बाद, तो उसको वो क्या करते हैं, वेपन्स और एक्सपेंडेड करते हैं अपने ऑपरेशंस को, यानी कि अपने ऑपरेशंस, अपने अटैक्स को बढ़ाने के लिए हथियार सब पे वो क्या करते हैं, फिर पैसे खर्च करते हैं। तो जिसकी वजह से एक नेशनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है, थ्रेट पड़ता है, खतरा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट मतलब जो आपके सामाजिक प्रभाव होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो भी नशीली जो दवा होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसका यूज़ जब बढ़ता है तो उसके कंजप्शंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो पूरी कम्युनिटीज़ है, तो कम्युनिटीज़ के अंदर में क्या रहती है, एक इनस्टेबिलिटीज़ क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, खास करके अगर हम बात करते हैं किसमें, तो यूथ में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्राइम्स होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेशंस के सामने निकल करके आती हैं। तो सोशल पे भी इसका क्या पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मतलब जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का मतलब है कि सीमा के पार जो तस्करी की जाती है, मतलब तस्करी का मतलब होता है एक तरीके से इलीगल वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलिंग करना, परचेस करने वाली, तो उसको हम मेनली ट्रैफिकिंग में कहते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपने वर्ड भी सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें इंसानों को वस्तुओं की तरह इलीगल तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। तो जो बॉर्डर पार जो भी तस्करी होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो मतलब इनस्टेबिलिटी क्या होता है, उसमें बढ़ जाती है। अगर हम पाकिस्तान और म्यांमार जैसे अगर हम कंट्री की बात करते हैं, तो भारत में क्या है, हीरोइन मतलब जो ड्रग्स है, ड्रग्स का नाम आपको देखने को मिलेगा, और सिंडिकेटिक ओपीओआइड जैसी जो ड्रग्स होते हैं, इसकी जो दवाई होती है वो उस क्या होती है, इलीगल तरीके से क्या होती है, हमारी कंट्री के अंदर में भेजी जाती हैं, इलीगल तरीके से बेची जाती हैं। कई बार आपने रिसेंटली अपनी न्यूज़ में भी सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या आया था, एक ड्रोन से काफ़ी सारे ड्रग्स हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से भेजे जा रहे थे। तो इस वजह से क्या होता है, एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट भी निकल के आता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा निकल के आता है। उसके बाद देखिए आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि जो हमें आर्थिक नुकसान है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इलीगल तरीके से जो ड्रग्स का जो ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो इससे जो हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो भी कई जो इकोनॉमिक्स होती है, अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या होती है, कई बार मतलब वीक पड़ने लगती है। तो जिससे कि क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उसके जो रिसोर्सेस होते हैं, प्रोड्यूसर्स के जो रिसोर्सेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर क्या रह जाते हैं, डाइवर्टिंग हो जाते हैं, यानी कि वो काफ़ी
ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो जो संसाधन होते हैं उसका प्रॉपरली तरीके से फिर यूज़ नहीं हो पाता है, जो रिसोर्सेज है प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से हमें कई बार क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए कोई भी इंसान है, अगर वो ड्रग्स कंजप्शंस कर रहा है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो जब वो कैपिटल फॉर्मेशंस में जाता है तो वो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि वो प्रोडक्शन में, सर्विस सेक्टर में वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है। जब वो अपनी सर्विसेज देता है तो क्या होता है, या तो वहाँ पे सर्विस की प्रोडक्शंस होगी या किसी प्रोडक्ट का क्या होगा, किसी भी गुड्स की प्रोडक्शंस में वो क्या होता है फिर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है फिर वो क्या पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक्स में पड़ता है। लेकिन वही पर्सन अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ड्रग्स कंज्यूम करने लगता है, तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो जिसकी वजह से हमें कई बार क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से जो हाई ड्रग्स कंजप्शन होता है तो जो उसमें हम लार्ज स्केल पर क्या लॉस करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हम क्या करने लगते हैं, लॉस करने लगते हैं। तो आप इस पर्पज से समझ सकते हो कि हमें इकोनॉमिक लॉसेस भी होता है। अब देखिए बात करते हैं हम इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं, जो नार्को टेररिज्म है हम इसको कैसे रोक सकते हैं, गंभीर खतरे के रूप में जो है हमारे सामने, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला आता है कि हम अपनी हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है हम उसको और भी ज़्यादा क्या कर दें, मजबूत कर दें। यानी कि अगर हम बात करें जो भी तस्करी की जाती है इलीगल तरीके से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिस जिस रास्ते से तस्करी की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है, उन सब रास्तों पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सर्विलेंस है यानी कि जो निगरानी है हम उसको बढ़ा सकते हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जिन एरिया से भी तस्करी की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है, उन एरिया पे हम अपनी निगरानी बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की आज के टाइम पे हमें क्या है, आवश्यकता, ज़रूरत है। फिर आता है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कानूनी ढांचा। अब देखिए आज के टाइम पे ये ज़रूरत है कि हम अपने कानून में थोड़ी सी क्या करें, अमेंड करें। किसके लिए? ताकि जो भी इम्पोज यानी कि जो भी ट्रैफिकिंग की जा रही है उसको रोकने के लिए हम क्या करें, एक स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लेकर के, यानी कि एक आतंक यानी कि नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए हमें क्या है, एक कड़ी सजा का प्रावधान आज के टाइम पे हमारे कानून में लाने की ज़रूरत है। तो एक लीगल फ्रेमवर्क में बात करें तो कानून में क्या लाना चाहिए, आज क्या ला करके हम रोक सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ ला करके हम रोक सकते हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने लॉ को थोड़ा सा अमेंड करने की। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि आज के टाइम पे हम क्या कर सके, कोऑपरेट करें इंटरनेशनल लेवल पे और साथ में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें, ताकि हम क्या कर सके, जो ड्रग्स कार्टल्स है यानी कि जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनके साथ हम अपने सहयोग को बढ़ा करके जो ड्रग्स कार्टल है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिसमेंटल या हम उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अवेयरनेस कैंपेन यानी कि जागरूकता का हम कैंपेन चला सकते हैं, जिसमें जो हमारे यूथ है, यूथ को जो ड्रग्स एब्यूज़ है यानी कि ड्रग्स के का जो एब्यूज़ दुरुपयोग किया जाता है उसके बारे में लोगों को हम एजुकेट करके भी क्या कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज। तो आज के टाइम पे ज़रूरत है कि जो हमारी जो कुछ एजेंसीज है, जैसे हम एनसीबी या बीएसएफ की बात करते हैं या हम इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं, तो इनके बीच में एक बेहतर इम्प्रूव यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करके भी हम जो हमारे नार्को टेररिज्म है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं करेंटली, तो नवंबर 2024 में एनआई के द्वारा क्या है, पंजाब के अंदर में जो हीरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसको क्या है पकड़ा गया था, जो कि किससे लिंक था, पाकिस्तान से लिंक था। अगर हम बात करते हैं हाईलाइट द जो नेक्सस बिटवीन था, वो ड्रग्स एंड टेररिज्म से देखने को मिलेगा, यानी कि जो ड्रग्स और आतंकवाद के गठबंधन से क्या था, वहां पे जुड़ा हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुछ आंसर हो सकते थे। आपको लगता है कि नहीं
इसके रिगार्डिंग में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए थे, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग में भी कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हमारा GS3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे GS4, और GS4 कंप्लीट होने के बाद जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें हमें सिर्फ 33% ही चाहिए होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम 2025 के लिए डेली प्रीलिम्स के लिए हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा, और वन डे एग्जामिनेशंस के लिए हम डेली MCQ अब चैलेंज लेकर के आएंगे, जिसमें हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या चलेगा, MCQ सीरीज चलेगा। उसके रिगार्डिंग में भी आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।